सभी को राम राम। मैं हूं पी के वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे परिचर्या के मूल सिद्धांतों के बारे में, जो यूपी पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होगा। यूपी पीएससी उपचारिका की वैकेंसी यानी कि जेएनएम की वैकेंसी जो आई हुई है, उनके लिए इसमें से कम 10 से 12 प्रश्न की जो है मिलने की संभावना है। महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि अत्रकूजन परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। अत्रकूजन परीक्षा जो है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है विकल्प दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, प्रश्न परीक्षा और श्रवण परीक्षा। 31 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, श्रवण परीक्षा। इसका क्या होगा? श्रवण परीक्षा इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि संधि स्फुटन परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। संधि स्फुटन परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प डी सही होगा, ये भी श्रवण परीक्षा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पर्व स्फुटन परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। पर्व स्फुटन परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का भी डी विकल्प सही होगा, श्रवण परीक्षा के अंतर्गत करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि स्वर विशेष परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। स्वर विशेष परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का भी डी विकल्प सही होगा, श्रवण परीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि घुरघुरक परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, प्रश्न परीक्षा, श्रवण परीक्षा। प्रश्न नंबर 5 का डी विकल्प सही होगा, श्रवण परीक्षा के अंतर्गत भी किया जाता है। नंबर 6 दिया है कि कंठकूजन परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। कंठकूजन परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर डी सही होगा, श्रवण परीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। फुसफुस परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। फुसफुस परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। 7 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, श्रवण परीक्षा के अंतर्गत इसे भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि हृदय की परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। हृदय की परीक्षा किसके अंतर्गत करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प डी सही होगा, श्रवण परीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देख लेंगे विद्यार्थी। इनमें लिखा हुआ है कि शरीर के जिन अंगों में वायु भरी रहती है, उनमें से निकली ध्वनि को कहते हैं। तो इसका सी विकल्प सही होगा, सौशिर ध्वनि जो है कहा जाता है। सौशिर ध्वनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। फुसफुस के वायु कोशों में अधिक वायु भरी रहने के कारण विकृत ध्वनि को कहते हैं। फुसफुस के वायु कोशों में अधिक वायु भरी रहने के कारण विकृत ध्वनि को कहते हैं। क्या कहते हैं बता दीजिए विद्यार्थी। 10वें नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, यानी अतिशौशिर ध्वनि कहा जाता है। अतिशौशिर ध्वनि कहा जाता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में दिया है कि आंत्र, आमाशय आदि अंगों में अधिक मात्रा में वायु भरी रहने के कारण उत्पन्न ध्वनि को कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का बी विकल्प सही होगा, यानी आध्यात्मात ध्वनि। ये जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप सभी लोग विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12 में दिया है यकृत, हृदय आदि ठोस अंगों में अकोठन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को कहते हैं। क्या कहते हैं बता दीजिए। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प ये सही होगा, मंद ध्वनि। क्या होगा? मंद ध्वनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि जब अंगों में ध्वनि कम सुनाई पड़े तो उस ध्वनि को कहते हैं। जब अंगों में ध्वनि कम सुनाई पड़े तो उस ध्वनि को कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 का सी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। फेफड़ों में होने वाले वैकारिक ध्वनि को जानने के लिए कौन सी परीक्षा की जाती है।
प्रश्न नंबर 14 का सी विकल्प सही होगा। श्रवण परीक्षा किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में दिया है कि श्रवण यंत्र के कितने भाग हैं। श्रवण यंत्र के कितने भाग हैं। 15 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, यानी 3 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। जलोदर व्याधि में कौन सी परीक्षण करते हैं। जलोदर व्याधि में कौन सी परीक्षण करते हैं। 16 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा। ये विकल्प सही होगा, दर्शन परीक्षा जलोदर व्याधि में किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है कि शिशुओं की लंबाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो शिशुओं की जो लंबाई होती है, यानी बच्चों की जो लंबाई होती है, उसे नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। तो इसमें दिया हुआ विकल्प है स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमीटर, इनफेक्टोमीटर और थर्मामीटर। तो कौन सा होगा इसमें बता देंगे। तो इसका विकल्प सी सही होगा, इनफेक्टोमीटर जो है इसका विकल्प सही हो जाए। नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में दिया है कि वयस्कों की लंबाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वयस्कों की लंबाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। इसे आप लोग नोट करिए। हाइट मेजरमेंट स्केल, हाइट मेजरमेंट स्केल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 10 किलोग्राम तक के बालक का भार मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 10 किलोग्राम तक के बालक का भार नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। 19 नंबर पर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, टेबल वेयरिंग मशीन। टेबल वेयरिंग मशीन का जो है प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देख लेंगे, महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी। इसमें दिया है कि साल्टर मापक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका बी विकल्प सही होगा, भार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सीलिंग मेड माप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, भार का प्रयोग किया जाता है। भार की इकाई है। प्रश्न नंबर 22 कौन सी इकाई होगी। 22 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, पाउंड होती है भार की इकाई। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 1 किलोग्राम भार कितने पाउंड के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने पाउंड के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 23 का कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सी विकल्प सही होगा, यानी 2.2 पाउंड के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि जन्म के समय शिशु की ऊंचाई होती है। जन्म के समय शिशु की ऊंचाई होती है 50 सेंटीमीटर। नोट करिए। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि जन्म के समय शिशु का भार होता है। जन्म के समय शिशु का भार होता है 25 का बी विकल्प सही होगा, 3.2 किलोग्राम। 3.2 किलोग्राम जन्म के समय बच्चे का वजन होता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। चौथे महीने में शिशु की ऊंचाई होती है। चौथे महीने में शिशु यानी बच्चे की ऊंचाई कितनी हो जाती है। 26 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगी चौथे महीने में। चौथे महीने में शिशु का भार होता है 27 का। बता दीजिए विद्यार्थी कितना भार हो जाएगा।
चौथे महीने में होगा 6.4 6.4 किलोग्राम का बच्चा आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 में दिया है कि 1 वर्ष की शिशु की ऊंचाई होती है। 1 वर्ष का जब बच्चा होगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? तो इसका डी विकल्प सही होगा, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, 1 वर्ष में शिशु का भार होता है। 1 वर्ष में शिशु का भार होता है 29 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी कि 9.5 किलोग्राम, 9.5 किलो का होता है बच्चा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, कम उम्र के व्यक्तियों का तापक्रम वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा होता है। 30 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, अधिक। कम उम्र के व्यक्तियों का तापक्रम वृद्ध पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। नोट करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, फटाफट सभी लोग उत्तर दे देंगे और जो लोग नए जुड़े हैं कमेंट भी कर देंगे। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न में दिया कि मासिक काल के समय स्त्रियों का तापक्रम होता है। 31 का ये विकल्प सही होगा, कम। 32 देखेंगे कि डिंब क्षरण के पश्चात स्त्रियों का तापक्रम होता है। 32 प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प सही होगा, अधिक होता है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न में दिया है कि शरीर में किस स्थान से लिया गया तापमान अधिक होता है। शरीर में किस स्थान से लिया गया तापमान अधिक होता है। 33 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, गुदा द्वारा। गुदा द्वारा लिया गया तापमान अधिक होता है। प्रश्न नंबर 34 देख लेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि शरीर में किस स्थान से लिया गया तापमान कम होता है। 34 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, कक्षा द्वारा लिया गया जो है तापमान कम होता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, शरीर में किस स्थान से लिया गया तापमान कम होता है। 35 का बी विकल्प सही होगा, उरसंधि द्वारा लिया गया तापमान कम होता है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, इसमें दिया है कि गुदा द्वारा लिया गया तापमान मुख द्वारा लिए गए तापमान से अधिक होता है। 36 का ये विकल्प सही होगा, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है अधिक होगा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कक्षा द्वारा लिया गया तापमान मुख द्वारा लिए गए तापमान से कम होता है। 37 का ये विकल्प सही होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, उपवास काल में मनुष्य का तापमान होता है। उपवास काल में मनुष्य का तापमान होता है 38 का आपका ए विकल्प सही होगा, यानी कि कम होता है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, तीव्र ज्वर में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। तीव्र जब बुखार आएगा तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान आपके शरीर का हो जाएगा। 39 का सी विकल्प सही होगा, 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा जब तीव्र ज्वर होगा, बुखार होगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, गुदा द्वारा तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को कितना भीतर प्रविष्ट कराया जाता है। प्रश्न नंबर 40 का सी विकल्प सही होगा, 1/2 इंच जो है प्रविष्ट कराया जाता है।
प्रश्न नंबर 41 देखिए विद्यार्थी, 41 नंबर प्रश्न में क्या बातें पूछी गई हैं, सभी लोग कमेंट कर देंगे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि नाड़ी परीक्षण में कौन सी धमनी का परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में कौन सी धमनी का परीक्षण किया जाता है। 41 नंबर प्रश्न का बी विकल्प आपका सही होगा। बाह्य प्रकोष्ठीय धमनी का जो है परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखिए विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य नाड़ी होती है। क्या होती है? एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य नाड़ी होती है। 42 का बी विकल्प सही होगा। 72 प्रति मिनट, एक मिनट में 72 बार जो है सामान्य पुरुष की नाड़ी, सामान्य व्यक्ति की नाड़ी जो है धड़कती है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति 72 प्रति मिनट से अधिक हो तो उसे कहते हैं। 72 से अधिक हो गई तो क्या कहेंगे? ट्रेकीकार्डिया कहा जाएगा। ट्रेकीकार्डिया कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दिया हुआ है यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति 72 प्रति मिनट से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। इसका बी विकल्प सही होगा। ब्रेडीकार्डिया कहा जाएगा। कम हो, अधिक होगा तो ट्रेकीकार्डिया और कम होगा तो ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, गर्भस्थ शिशु की नाड़ी गति होती है। गर्भस्थ शिशु की नाड़ी गति होती है। 45 का डी विकल्प सही होगा। 140 से 150 प्रति मिनट, 140 से 150 प्रति मिनट जो है गर्भस्थ शिशु की नाड़ी की गति चलती है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे कि जन्म के समय शिशु की नाड़ी गति होती है। बच्चा पैदा हो गया, उसकी नाड़ी गति कितना होगी? तो सी विकल्प सही होगा। 130 से 140 प्रति मिनट बच्चे की नाड़ी की गति होगी। प्रश्न नंबर 47, प्रथम वर्ष में शिशु की नाड़ी गति होती है। पहले वर्ष में शिशु की नाड़ी गति कितनी होगी विद्यार्थी? सभी लोग बताएंगे। 47 का बी विकल्प सही होगा। 115 से 130 प्रति मिनट पहले साल में बच्चे की नाड़ी गति होगी। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न विद्यार्थी, हल्के मत लेना, पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 48 का ये विकल्प देख लेंगे, सही होगा। द्वितीय वर्ष में शिशु की नाड़ी गति होती है तो द्वितीय वर्ष में शिशु की नाड़ी गति 100 से 115 होती है। इसे नोट करेंगे विद्यार्थी, ये विकल्प आपका सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 49, वयस्क व्यक्ति की नाड़ी गति होती है। 49 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि 70 से 80 प्रति मिनट जो है वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की स्पंदन गति हो जाती है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न में दिया है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति की नाड़ी गति हो जाती है। आदमी जब बुढ़ा हो गया तब उसकी नाड़ी गति कितनी हो जाएगी? तो 60 से 70 प्रति मिनट के हिसाब से इसकी नाड़ी गति चलेगी। नोट करें प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सभी लोग कमेंट कर देंगे फटाफट विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, नाड़ी की गति के प्रकार कितने हैं? आपकी नाड़ी की गति के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार की नाड़ी गति। आपकी 2 नाड़ी स्पंदनों के बीच के समय को कहते हैं, तो इसे कहते हैं यति। यति कहा जाता है, नोट कर लेंगे। 53 देखेंगे, नाड़ी की स्पंदन शक्ति कहलाती है। 53 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, उत्प्लवती कहते हैं, इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि साधारणतया नाड़ी गति तथा श्वसन गति का अनुपात होता है। कितना होगा? 55 का ये विकल्प सही होगा। 4 से अनुपाते 1 होता है, 4
1:1 होता है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, श्वसन पर का नियंत्रण शरीर में कहाँ होता है? श्वसन का नियंत्रण शरीर में कहाँ होता है? 56 का सी विकल्प सही होगा, मस्तिष्क में। कहाँ होगा? मस्तिष्क में श्वसन का नियंत्रण होता है। प्रश्न नंबर 57, मस्तिष्क के से श्वसन का नियंत्रण किस भाग में होगा? 57 का सी विकल्प सही होगा, मेडुला में होगा। किस में होगा? मेडुला में होगा। नोट करें विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 58, सामान्यतः शुष्क वयस्क व्यक्ति की श्वसन गति होती है। सामान्यतः जो वयस्क लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, उनकी श्वसन गति कितनी होगी? 58 का बी होगा, 16 से 20 प्रति मिनट। 16 से 20 प्रति मिनट होगी। 58 का बी विकल्प आपका करेक्ट हो रहा है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 59 देखें विद्यार्थी। 59 में दे दिया है कि जन्म के समय शिशु का श्वसन दर कितना होगा? सांस लेने की गति कितनी होगी? 59 का डी विकल्प सही होगा, 30 से 40 प्रति मिनट होगी। जब बच्चा जन्म लेगा तो 30 से 40 मिनट वो श्वसन क्रिया करेगा प्रति मिनट। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु का श्वसन दर होता है। जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु का श्वसन दर होता है, तो सी का विकल्प सही हो जाएगा, 26 से 30 प्रति मिनट होगा। नोट करें प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, महत्वपूर्ण होने वाला है ये भी प्रश्न। कोई भी प्रश्न हल्का नहीं है विद्यार्थी, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको दोबारा वीडियो को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे कि जीवन के द्वितीय वर्ष में शिशु का श्वसन दर होता है। 61 का बी विकल्प सही होगा, 20 से 24 प्रति मिनट। 20 से 24 प्रति मिनट होगा। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, बाल्यावस्था में शिशु का श्वसन दर होता है। बाल्यावस्था में शिशु का श्वसन दर होता है। 62 का बी विकल्प सही होगा, 18 से 20 प्रति मिनट होता है भैया। नोट कर लें। प्रश्न नंबर 63, पौणावस्था में श्वसन दर होता है। आदमी पौण अवस्था में पहुंच गया तो उसकी श्वसन दर कितनी होगी? 16 से 20 प्रति मिनट हो जाएगी। 64 देखेंगे, महिलाओं में श्वसन दर पुरुषों की अपेक्षा होती है। 64 का भी विकल्प सही होगा, अधिक होती है। नोट करिए। प्रश्न नंबर 65 प्यारे विद्यार्थी देखेंगे, जब व्यक्ति की श्वसन दर 10 श्वसन प्रति मिनट से कम हो जाए तो उसे कहते हैं। 65 का ये विकल्प सही होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जब व्यक्ति की श्वसन दर 24 श्वसन प्रति मिनट से अधिक हो तो उसे कहते हैं। 66 का आपका बी विकल्प सही होगा, इसे आप लोग नोट करिए। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है जब रोगी की श्वसन पूरी तरह रुक जाता है या सर्वाधिक हो जाता है तब उसे कहते हैं। 67 का सी विकल्प सही होगा, एनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिया। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। 68 में दिया है विद्यार्थी कि जब रोगी की श्वसन की गहराई में वृद्धि हो जाए तो उसे कहते हैं। 68 का डी विकल्प सही होगा, हाइपरनिया। हाइपरनिया जो है कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 69, जब रोगी को लेट कर श्वसन करने में परेशानी हो
तथा बैठ पर आसानी से अनुभव होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे विद्यार्थी? सी विकल्प सही होगा, आर्थेनिया कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 70। आज की वीडियो का 17 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वायु मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण श्वसन ध्वनि युक्त हो जाए तो उसे कहते हैं। वायु मार्ग आपका अवरुद्ध हो गया और श्वसन जो है ध्वनि युक्त हो जाए तो क्या कहेंगे? 70 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, ध्वनि युक्त श्वसन इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71 महत्वपूर्ण है विद्यार्थी कि जब रोगी कष्टपूर्वक श्वसन लेता है तो उसे कहते हैं। 71 का बी विकल्प सही होगा, नोट करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 72 देखिए, 72 में दिया है कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति के मार्ग में अधिक व्यवधान होने के कारण दम घुटने की स्थिति आ जाए तो उसे कहते हैं। 72 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, इसे आप लोग टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 73 देखिएंगे विद्यार्थी कि जब रोगी के ऊर्ध्व श्वसन व संस्थान में अवरोध के कारण कठोर कंपन युक्त एवं तीखी ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसे कहते हैं। 73 का डी विकल्प आपका सही करना बनता है। प्रश्न नंबर 74 74 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आप लोग बताएंगे कि जब रोगी के श्वसन मार्ग में श्लेष्मा के कारण बुदबुद या खड़खड़ाहट की आवाज़ आए तो उसे क्या कहते हैं? 74 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प भी सही हो रहा है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, रेल्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 75 75 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प हो जाएगा कि जब रोगी के अर्ध श्वसन व संस्थान में अधिक आंशिक अवरोध के कारण ऊंचे पिच को संगीतमय सीटी के समान ध्वनि उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? 75 का डी विकल्प सही हो जाएगा, इसे आप लोग फटाफट टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 76 बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसमें दिया हुआ है विकल्प कि तीव्र श्वसन कौन से रोग में होगा? 76 में डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, हृदय रोग, उद्वेग और तमस्क्वास जो है इसमें और उपयुक्त सभी, यानी कि बी विकल्प डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसे आप लोग टिक कीजिएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 77 में दिया है कि छिछला श्वसन किस रोग में पाया जाता है? 77 का आपका सी विकल्प सही हो रहा है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे कि श्वसन कृशता किस रोग में पाया जाता है? 78 का डी विकल्प सही हो जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 79 महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, हल्का नहीं है, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। इसमें देखेंगे कि दिया है कि चिन स्टोक्स श्वसन किस रोग में पाया जाता है? 79 बोले तो आपका डी विकल्प सही होगा, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, 80 नंबर प्रश्न में दिया है कि रक्त परिभ्रमण के समय रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाला दबाव को कहते हैं। 80 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, रक्त भार कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त भार। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है
कि हृदय के संकोच के कारण उच्चतम दाब को कहते हैं। 81 का ए विकल्प सही होगा। हत प्रकुंचन दाब कहा जाता है, दबाव कहा जाता है, हत प्रकुंचन दबाव कहा जाता है। 82 हृदय के प्रसार के कारण होने वाले निम्नतम दबाव को कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बताएंगे आप लोग। 82 का बी विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे प्यारे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि हत प्रकुंचन व हत स्पारी दबाव के अंतर को कहते हैं। 83 का डी विकल्प सही हो जाएगा, नाड़ी दाब को कहा जाता है। 84 एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्त भार होता है, कितना होगा भैया, बता देंगे सभी लोग। 84 में कौन सा विकल्प आपका सही होगा, बताएंगे प्यारे विद्यार्थी। 84 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 120/80 mm Hg होगा। 85 देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें दिया है कि रक्त भार मापने वाले यंत्र को कहते हैं। रक्त भार मापने वाले यंत्र को कहते हैं। 85 का भी विकल्प सही हो जाएगा। स्फेग्मो नैनोमीटर कहा जाता है। इसे आप सभी प्यारे विद्यार्थी, हमारे प्यारे साथी टिक कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है 86 नंबर प्रश्न कि सामान्य से अधिक रक्त भार को कहते हैं। 86 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, हाइपरटेंशन। सामान्य से अधिक रक्त भार हो जाएगा तो उसे कहेंगे हाइपर टेंशन। प्रश्न नंबर 87 सामान्य से कम रक्त भार को क्या कहते हैं। 87 बोले तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये विकल्प सही होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। 87 का ये विकल्प सही हो जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 88 स्फेग्मो मैनोमीटर के प्रकार हैं। 88 का बी विकल्प सही हो जाएगा। 2 प्रकार हैं, कितने, 2 प्रकार हैं। 89 में देखेंगे प्यारे सज्जन विद्यार्थी कि पारा वाले तथा स्प्रिंग वाला प्रकार, पारे वाला तथा स्प्रिंग वाला प्रकार 89 है, कितना है, कैसे है, बताएंगे। 89 का सी विकल्प सही हो जाएगा। स्फेग्मो मैनोमीटर का ये जो है प्रकार है। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न में दिया कि पारा वाला स्फेग्मोमैनोमीटर स्प्रिंग वाले स्फेग्मोमीटर की अपेक्षा होता है। 90 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही हो जाएगा, श्रेष्ठ होता है। आगे देखेंगे 91 स्फेग्मोमैनोमीटर किस काम आता है। 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो रहा है, रक्त भार मापने में काम में आता है। नोट करें प्यारे सज्जन विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे कि रक्त भार नापने में स्टेथोस्कोप को कहाँ रखते हैं। 92 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, कपूर संधि पर रखा जाता है। 93 रक्त भार मापक यंत्र में नाड़ी स्पंदन सुनाई देने वाला रक्त भार कहलाता है। 93 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही हो जाएगा, संकोचकालीन जो है
कहते हैं? नोट करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 94। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जो क्रिया व्याधि का हरण करे उसे कहते हैं। 95 का बी चिकित्सा कहते हैं भैया। जो क्रिया व्याधि का हरण कर ले उसे क्या कहेंगे? चिकित्सा कहेंगे। चिकित्सा। 96 कम से 90 से कम तथा 140 से अधिक हत प्रकंचन दाब को कहते हैं। 96 का बी विकल्प सही हो जाएगा, असामान्य। और 96 कि जो क्रिया दोष धातु व मल को साम्यावस्था में लाए उसे कहते हैं। 97 का बी विकल्प सही हो जाएगा, चिकित्सा कहते हैं। 98 उसमें दिया हुआ है कि या क्रिया व्याधहारिणी सा चिकित्सा निगधते, उपयुक्त उदाहरण किसका है? 98 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी भाव प्रकाश निघंटु का जो है ये उदाहरण है। 99 देखेंगे कि 99 में दिया है कि दोष धातु मलनम वा साम्याकृतम स्वर्वरोगहतम, उपयुक्त उदाहरण किसका है? 99 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, भाव प्रकाश। 100 नंबर प्रश्न देखेंगे। औषध प्रयोग के मुख्य मार्ग कितने हैं? 100 नंबर प्रश्न के बी विकल्प सही होंगे, 3 है। कितने हैं? 3 है। नोट कर लेंगे सभी लोग विद्यार्थी। तो इस तरह से हमने आपको 100 प्रश्नों को करा दिया है। सभी लोग इसे लाइक कर देंगे वीडियो को और अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो